आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 13। कहानी में अब तक आपने सुना कि जोया के शौहर के इंतकाल के बाद जब जोया के अब्बू जोया को वापस उसके मायके ले जाने की बात करते हैं तो जोया के ससुर उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर अपने साथ रहने के लिए कहते हैं और उसे पूरा हक देते हैं कि वो इस घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती है। वो यहाँ किसी पर बोझ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जय की शादी जिस नीलम नाम की अनजान लड़की से घर वालों ने करवा दी थी, घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो ब्राह्मण होकर भी मांस का सेवन करती है। ये बात उन सबके सामने उस दिन आई जिस दिन नीलम से खाना बनाने के लिए कहा गया और उसने खाने में चिकन बना दिया। घर वालों से खरी खोटी सुनने के बाद नीलम से भी रहा ना गया और उसने उल्टा जवाब देते हुए ये कहा कि वो किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदल सकती और वो किसी के ताने भी नहीं सुनेगी। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जिस दिन से जय की शादी होती है, जय दिनों दिन अपने अकेलेपन में घिरता चला जाता है। वो अपने घर में ही बेगानों की तरह रहने लगा। उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा। जय अपनी यादों के अंधेरों में ऐसा खोया कि उजालों में आने का उसका मन ही नहीं किया। एकाकी जीवन ही उसे भाने लगा था। कुछ ही दिनों के भीतर जय के घर के हाल इतने बुरे हो गए कि पूरे परिवार के लोगों का जीना मुहाल हो गया। नीलम देर तक घर से बाहर रहती। कई बार वो शराब के नशे में भी घर लौटती थी। जय के माता पिता जब उससे कुछ कहते तो वो उनको उल्टा जवाब देने से भी नहीं चूकती। नीलम की बढ़ती हरकतों को देखकर जय की माँ ने कहना शुरू कर दिया, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरी लड़की निकली। इससे तो लाख गुना जोया ही अच्छी थी। कम से कम वो गैर मजहबी होते हुए भी हमारी भावनाओं को समझने को तो तैयार थी। इस तरह की बातें सुनते सुनते जय के पिता परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि जोया को तो उन्होंने पराये धर्म की होने की वजह से घर से निकाल दिया था, लेकिन नीलम के साथ क्या करे? ये तो उनके ही धर्म की है। इन सब बातों को सोच सोच कर जय के पिता बहुत परेशान रहने लगे, मगर लाख चाहने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। जय को भी अंदर ही अंदर ये सब कुछ बहुत कचोटने लगा और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगा। ना किसी से बात करना, ना किसी से कुछ कहना, ना पूछना। जय की जिंदगी गर्दिशों में डूबने लगी। ना वो कोई काम करता, ना कभी कमरे से बाहर निकलता, बस अपने कमरे में ही पड़ा रहता। कई बार पिताजी उससे बात करना चाहते, लेकिन जय उनको देखते ही अपना मुंह फेर लेता। माँ से भी जय थोड़ा बहुत ही बात करता था। जय ने अब हर किसी से दूर रहना शुरू कर दिया था। जय की ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने दिल का मर्म सीने में ही दबाए रखा। शायद पिताजी को यह एहसास होने लगा कि अपने बेटे की इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो ही हैं। खैर, समय गुजरता चला गया और दिनों दिन मोहल्ले में पंडित की बिरादरी वाले ही उन्हें अपनी बिरादरी से बाहर समझने लगे, क्योंकि पहले उनके घर में चिकन मटन तो क्या, लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता था। लेकिन अब तो घर के अंदर चिकन मटन के साथ दारू का सेवन भी होने लगा था। पंडित जी का मान सम्मान अपने ही मोहल्ले में कम होने लगा और अपने ही लोगों के बीच उनके लिए सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया। इसी कश्मकश के बीच जय के पिता धर्म प्रताप सोच रहे थे कि क्या करूं। जहां मैंने वर्षों में अपनी पहचान बनाई थी, वो कुछ ही महीनों में खाक हो गई। अब ऐसे भी यहाँ पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। जोया के पिता से किए गए वादे के मुताबिक शहर से दूर जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। एक दिन जय के पिता अपनी सारी दौलत बेचने का निर्णय लेते हैं। अपनी सारी संपत्ति बेचकर पैसों को वो अपनी तिजोरी में संभाल कर रख देते हैं। आखिर कुछ दिनों के बाद उन्हें शहर को छोड़कर जाना था। नए शहर में आशियाना खरीदने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए थे ना। रात में अपनी पत्नी से दूसरे शहर में बसने की बात करते हुए जय के पिता ने कहा, अरे सुनती हो, तिजोरी की चाबी तो संभाल कर रख ली ना। देखो, हमारी सारी जमा पूंजी अब यही है। दूसरे शहर में अपनी दुनिया नए सिरे से शुरू करने के लिए हमें हर कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मैंने चाबी को संभाल कर रखा है। बस अब यही चिंता खाए जा रही है कि नए शहर में दोबारा जीवन कैसे शुरू करेंगे। नया घर, नया काम, आखिर इतनी जल्दी थोड़ी ही ना जम पाएगा सब कुछ। तुम चिंता मत करो,
नए शहर की आबो हवा हमारे जय का दिमाग भी बदल देगी और वो कुछ ही दिनों में फिर से अच्छा भी हो जाएगा। नए शहर में जाने का प्लान करते करते जय के माता पिता की आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। नीलम तो जैसे इस मौके की तलाश में थी, कब उसके सास ससुर सोए और तिजोरी में रखी पूंजी पर वो हाथ साफ कर दे। जैसे ही नीलम को इत्मीनान हो गया कि उसके सास ससुर गहरी नींद में सो गए हैं, तो उसने अपने घर फोन करके अपने भाई और पिता को बुला लिया। रात के अंधेरे में कब नीलम और उसके परिवार वालों ने तिजोरी से सारी रकम चुरा ली, घर में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। रात में ही नीलम ने अपना सारा सामान पैक किया और वहां से निकल गई। नीलम अपने घर पहुंची तो वहां सभी जाने के लिए तैयार बैठे थे और एक साथ सब लोग वहां से गायब हो गए। अगले दिन जब सुबह जय के पिता सोकर उठे तो देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ये दृश्य देखकर वो कुछ समझ पाते कि सामने रखी तिजोरी को खुला देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो खुली तिजोरी के पास पहुंचे तो देखा कि उसमें एक भी रुपया नहीं था। ये देखकर तो उनके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उन्होंने तेज आवाज लगाते हुए कहा, अरे जय की माँ, हम बर्बाद हो गए। जय के पिता की आवाज सुनकर जय की माँ उठ गई और जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। वो माथे पर हाथ रखते हुए चिल्लाई, हाय राम, ये क्या हो गया। इतने में जय के पिता जय के कमरे की तरफ दौड़े तो देखा कि वहां जय अकेला लेटा हुआ था। नीलम वहां पर नहीं थी। उन्होंने जोर से नीलम को आवाज लगाते हुए कहा, नीलम, नीलम, कहाँ हो तुम। अब नीलम हो तो बोले ना। जय के पिता को शायद अब तक भी ये पता नहीं चला था कि उनके घर से सारा पैसा लेकर उनकी बहू ही चंपत हो गई है। कई आवाज देने के बाद भी जब नीलम का कोई जवाब नहीं आया तो अब उन्हें काफी हद तक ये समझ आ गया था कि ये सब नीलम का ही किया धरा है। जय के पिता तुरंत कुर्ता पहनकर नीलम के घर की तरफ रवाना हो गए, लेकिन जैसे वो घर में घुसे तो वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला। कई आवाजें देने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं आया तो उन्होंने पड़ोसियों से नीलम के घर वालों के बारे में पूछा तो कोई उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। नीलम के भागने की खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गई। जो भी सुनता बड़ी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लेता। लुटी पिटी अवस्था में जब जय के पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उनके घर पर जमा हो गए थे। सिर पकड़े जय के पिता जब अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उनके घर में मातम सा पसरा हुआ था। अपना घर कुछ दिनों में पराया होने वाला था। ये सोच सोचकर जय के पिता की आंखों से गंगा जमुना एक साथ बहने लगी। इससे पहले वो कुछ बोल पाते, जय की मम्मी ने अपने पति को रोते हुए देखा तो खुद को संभालते हुए बोली, अरे जय के पिताजी, अब रोने से क्या होगा। उस चुड़ैल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आखिर पुलिस हम सब लोगों की मदद के लिए ही तो है। जय के पिता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अरे उस परिवार के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि घर के मालिक को भी ये नहीं पता कि वो परिवार कहाँ से आया था। पड़ोसियों तक को नीलम के परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। हमको भी उन कमीनों के बारे में कुछ पता नहीं है। हम तो बर्बाद हो गए। जय की माँ, अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। होना क्या है, वो हमें धोखा देकर गई पापिन, हमारा सब कुछ लूट कर भाग गई। पता नहीं कौन सा पाप किया है जिसकी ऐसी सजा मिल रही है। इतना कहते कहते जय की माँ जोर जोर से रोने लगी। हाँ, सही कह रही हो जय की माँ, शायद कोई बड़ा पाप हो गया है हमसे, तभी भगवान हमें इतनी कड़ी सजा दे रहा है। सब कुछ बेचकर जो रकम हमारे पास आई थी उसे हमने पल भर में गंवा दिया जय की माँ। पता नहीं अब आगे की जिंदगी हम लोग कैसे गुजारेंगे। क्या क्या सोचा था, मगर देखो जरा सी देर में सब कुछ खाक में मिल गया। अब तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचा है कि हम कोई काम तक शुरू कर सकें। सही कह रहे हैं आप, कुछ दिनों के बाद घर में खाने के भी लाले पड़ने लगेंगे।
जय की माँ ने बड़े ही दुखी अंदाज में ये बात जय के पिता की तरफ देखते हुए कही। जय के पिता ने भी अपनी पत्नी को हौसला देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं मरा नहीं हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूँगा। जिसे घर बेचा है उसके सामने हाथ पैर जोड़कर कुछ दिनों तक रहने की अनुमति मांग लूँगा। रही बात काम धंधे की, तो मैं कल से अपने लिए कोई रोज़गार तलाश करता हूँ, ताकि कम से कम घर का खर्चा पानी तो चलता रहे। आखिर इस बदतर स्थिति से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बात कहते हुए जय के पिताजी चारपाई से उठे और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। माँ मूक दर्शक बनी बस बैठी उन्हें देखती रही। काफी देर सोच विचार करने के बाद जय की माँ अपने बेटे को देखने उसके कमरे में गई तो देखा कि वो पागलों की तरह अखबार को फाड़ने में लगा हुआ था। वो जल्दी से उसके पास पहुंची और जय के सिर को सहलाते हुए कहा, ये क्या कर रहा है बेटा? तुझे पता है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। जरा सोच, अगर तू इसी तरह बेसुध होकर पड़ा रहा तो हमारा आगे का जीवन कैसे कटेगा? आखिर तू ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन तूने तो अपने आप को इन अंधेरों में कैद कर रखा है। जय ने अपनी माँ के चेहरे को देखा और फिर उठकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। शायद अब जय के ऊपर तनाव पूरी तरह से हावी हो चुका था, इसीलिए उसे सही गलत के बीच कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। वो तो बस अपने आप में ही गुम था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जय की तरफ निराशा भरी नजरों से देखते हुए उसकी माँ उठी और धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर निकल गई। शायद अब माँ को भी ये बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि उसका बेटा अब डिप्रेशन का शिकार हो गया है, जिसे इतनी जल्दी ठीक किया जाना आसान काम नहीं है। रात को जय के माता पिता जय के बारे में और अपनी बर्बाद होती हालत के बारे में सोचते सोचते बिना कुछ खाए ही सो गए। सुना आपने कि किस तरीके से जय और जोया के पिताओं द्वारा लिए गए एक गलत फैसले ने सिवाय दुख के दोनों परिवारों को कुछ नहीं दिया। क्या जय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी? क्या जय के माँ बाप उसकी बदतर होती हालत से उसे बाहर निकालने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए जरूर सुनिएगा कहानी कैंडल लाइट चिकन का अगला भाग। एक बात और, अगर आपको कहानियां लिखने का और उन्हें सुनाने का शौक है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे ना। स्टोरियन लफ्जों के हमसफर पर